ओके, टुडेज टॉपिक इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 1। तो हम लोग पहली स्लाइड में चलते हैं। अभी पहली स्लाइड में इंट्रोडक्शन है, जिसके मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेमी कंडक्टिविटी क्या होती है और कैसे मटेरियल कंडक्ट होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मटेरियल में कंडक्शन के लिए जो सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतनी कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट कक्षा में। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और चूंकि सबसे बाहरी कक्षा में रहते हैं, इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो लगने वाला बॉन्डिंग फोर्स है, जो नाभिक एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है जिससे इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, तो बाहरी कक्षा में वो फोर्स भी अपेक्षाकृत बहुत कम होता है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये फ्रीली मूव करते हैं, सभी जगह स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं। इस केस में अगर इसमें कोई हल्की से भी अगर ऊर्जा दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे और अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएंगे, है ना। यही इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, सप्लाई करने का सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। ये जो भी ड्राइंग कर रहे हैं प्लीज ड्राइंग मत कीजिए इसमें, ठीक है। इस प्रकार जो अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं, उसके आधार पर ये जो मटेरियल होते हैं इनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। 3 कैटेगरी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स, चालक, है ना। तो चालक एक ऐसे मटेरियल है जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से इसमें जो मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो भी बहुत ज़्यादा होता है और करंट फ्लो भी बहुत आसानी से हो जाता है इसमें, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक तो है आपका सिल्वर है ना, दूसरा कॉपर है और तीसरा एल्यूमिनियम है। तो ये जो 3 मटेरियल हैं, वैसे और भी मटेरियल हैं, बट ये 3 मटेरियल हाईली कंडक्टिविटी मटेरियल के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये चीज़ आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ये एग्जाम्पल जरूर लिखना है। इसमें जो सीरीज आप देख रहे होंगे सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 1 2 3 ऐसा सीरीज में है। जैसे आपका जो सिल्वर होगी इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है ना। कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रजिस्टिविटी भी कम होगी, तभी तो कंडक्टिविटी होगी। उसके बाद फिर आपका आता है कॉपर और फिर आता है आपका एल्यूमिनियम। अच्छा, इसमें कॉपर का सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ आगे, है ना। ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब है कि उसमें कंडक्टेंस बहुत आसानी से डेवलप हो जाएगा, है ना। इसके बाद कंडक्टर्स के लिए क्या एप्लीकेशन है, कंडक्टर्स में क्या होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है ना, वैसे वैसे इसकी जो प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी बढ़ती जाती है और कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है। ये एक लाइन आप लोगों को लिख के रखना, ये लाइन आप लोग भी लिख लो कि कंडक्टर्स के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जब ताप बढ़ाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है विद्युत धारा प्रवाह करने की, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, सॉरी, है ना। और कंडक्टिविटी क्या होती है वो कम होती जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम का, तो इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है और उसके हिसाब से कंडक्टिविटी में कौन सा मटेरियल किस नंबर पे आता है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सिल्वर की जो रजिस्टिविटी है कितनी है, 1.59 इंटू 10⁸ ठीक है। लेकिन वही कॉपर की जो देखा जाए तो कॉपर की इस सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा है, कितना 1.68 है ना। और एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा 2.82 है। लेकिन आप ये देखो कि कभी भी सिल्वर का वायर नहीं बनाया जाता, जो आपके घरों में जो केबल लगाई जाती है कभी भी सिल्वर की नहीं लगाई जाती। उसका रीजन ये है कि सिल्वर बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है ना।
तो इसके लिए उसको जो है हम लोग जो है केबल बनाने में या अन्य किसी चीज़ों में यूज नहीं कर सकते है ना। तो उसके सेकंड नंबर पे क्या आता है, कॉपर आता है। उसकी थोड़ी सी रजिस्टिविटी ज़्यादा है, बट कॉपर क्या है, कॉपर सस्ता है, इसलिए कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उस और सबसे ज़्यादा जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो गोल्ड की होती है ना। बट गोल्ड सिल्वर से भी ज़्यादा महंगी धातु है, इसके लिए गोल्ड का भी यूज हम लोग नहीं कर सकते है ना। तो इसके लिए जो है हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं किसको, कॉपर को, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है, मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमेशा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जैसे वायर है, वायर का कोई डाया होगा तो उस एरिया के विच क्रमानुपाती होता है ना। इसका मतलब ये है कि एरिया जितना कम होगा है ना, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई जो कम एरिया में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जो एरिया है वो भी कम मिलेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब मूवमेंट के लिए जब एरिया कम मिलेगा तो आपका जो करंट का फ्लो है, करंट के फ्लो में भी रिस्ट्रिक्शन होगा, है ना। उस रिस्ट्रिक्शन को ही रजिस्टिविटी हम लोग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक मिनट में इसमें ऐड किया हूं शायद, ओके नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, तो अगर आप कॉपर का एक मोटा वायर लो, है ना, काफी मोटा वायर ले लो, 50-60 mm डाया का वायर लो, और एक पतला वायर ले लो जो अपना 1 mm 2 mm का वायर लो, और अगर उसमें तुम सेम एम्पियर का जब करंट फ्लो करोगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, जो तुम्हारा बड़े आकार का जो तुम्हारा कॉपर का ये है पीस है, उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, उसमें टेम्परेचर नहीं जनरेट होगा। ठीक है। टेम्परेचर क्यों जनरेट होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, है ना, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर जनरेट होता है। तो वो किस में होगा, वो आपके पतले वायर में होगा। पतले वायर में जब आप करंट फ्लो करोगे उतनी उसी मात्रा का, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टकराव होगा, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका वहां पर हीट जनरेट होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे जो है क्या होगा, करंट सप्लाई रुक जाएगी, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि जो है वो रजिस्टेंस जो है एरिया के विथ को मानुपाती होता है ना। तो उसके हिसाब से जितना ज्यादा आपका एरिया कम होता जाएगा, आपका रजिस्टेंस भी उतना बढ़ता जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंसुलेटर्स में, है ना। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपकी थ्योरी के लिए है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे ना। अब चूंकि आपको पता है कि करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो करंट फ्लो भी नहीं होगा, है ना। तो इसमें करंट फ्लो आसानी से नहीं होता है ना। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, थर्ड पॉइंट है, एग्जाम्पल आप देखोगे तो पहला एग्जाम्पल है क्या है, ग्लास है, दूसरा है आपका रबर, और तीसरा है आपका माइका। तो ऐसा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको दिखाए हुए हैं। तो इनकी जो रजिस्टिविटी है आप देखोगे, कंडक्टर्स के लिए जो रजिस्टिविटी थी वो कितनी थी, 10⁻⁻8, और यहाँ पर जो रजिस्टिविटी है वो कितनी है, 10⁻12, है ना। तो कितनी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा है रजिस्टिविटी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कंडक्शन नहीं होता, अगर आप करंट फ्लो करोगे तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। इंसुलेटर के लिए क्या है, इंसुलेटर के लिए जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हो वैसे वैसे इनकी रजिस्टिविटी भी बढ़ती जाती है ना। इंसुलेटर के लिए केस है ये, ताप बढ़ाने पे रजिस्टिविटी भी बढ़ती है इनकी, है ना। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है कि जो सब जीरो टेम्परेचर है ना, सब जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है कि इस कुछ ऐसे इंसुलेटर है जिनमें माइनर कंडक्शन आ जाता है। ये एक स्पेशल केस है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये चीज आप याद रखना। ये जो सब जीरो टेम्परेचर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेम्परेचर हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस सब जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा कि आपका जो ये है इंसुलेटर है उसमें थोड़ा सा कंडक्शन आ जाता है ना। अच्छा, इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको याद रखना है। जब भी पेपर में आता है इंसुलेटर के बारे में लिखने में, तो ये तीनों टाइप अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला है आपका पिन इंसुलेटर, दूसरा है आपका बुशिंग, और तीसरा है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर, है ना। ये 3 इंसुलेटर हैं आपके, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको फिगर एक दिखाई दे रहा है, ये एक एक्चुअली इंसुलेटर का ही फिगर है। इंसुलेटर आप जनरली यूज करते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल पोल पे, है ना, बिजली के खंभों में जहाँ पर केबल ये किया जाता है, सप्लाई दी जाती है जहाँ से अपने घरों में, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के इंसुलेटर को उस केबल के नीचे सपोर्ट के लिए लगा दिया जाता है। सब लोगों ने देखा होगा, देखा सब लोगों ने? यस सर। हाँ हाँ। तो 12th के बाद सबका जो मन करता है लास्ट में कुछ लोग कुछ करके बीए कर रहे होंगे। हमारे डिप्लोमा में सब लोग ग्रेजुएशन करके बीए करने हैं। ओके, तो वहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा हुआ है कि कैसे इलेक्ट्रिकल पोल में इस तरह के इंसुलेटर का यूज करके केबल सप्लाई इसमें माउंट की जाती है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल है ओके, सेमी कंडक्टर जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। अगर हम ये फिगर यहाँ पर देखें तो फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका चालक दिखाया गया है, ये फिगर आपकी बुक का ही है। यहाँ पर ये चालक दिखाया गया है जिसकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो 10⁻⁻² से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 10⁻⁻² से जैसे जैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 10⁻6 है, -6 है, -8 है, -9 है, तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? 10⁻⁻² से 10⁵ तक, ठीक है। इस रेंज में जो भी मटेरियल है वो हो जाएगा आपका सेमी कंडक्टर, मतलब कंडक्टर हो भी सकता है और कंडक्टर नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें एक सर्टेन कंडीशन पे वो कंडक्टर हो जाएगा, है ना। कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा या कुछ आपको एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा देखेंगे, आपका थर्ड नंबर है आपका इंसुलेटर, कुचालक। तो कुचालक में आप देखेंगे कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कहाँ से, किस रेंज से है? 10⁵ से आगे बढ़ती जा रही है। हमने जो आपको इंसुलेटर बताया था उसकी रेंज कितनी थी? 10⁻12, है ना। तो यहाँ देखेंगे आप, देखिए 10⁵ है पहला, फिर 6 है ना, फिर 10⁻8 है। तो 10⁻ तो बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा उसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम नगण्य हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। ये जो 10⁵ है ये एक ऐसा रेंज है जिसमें जो इंसुलेटर है वो कभी कभी कंडक्टर बन सकता है, उसमें भी कुछ सर्टेन कंडीशंस है, बन सकता है 10⁵ के केस में, है ना। क्योंकि ये जो रेंज है वो सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की रेंज है ना, बॉर्डर लाइन है ना। तो यहाँ पे हो सकता है, तो उतना उसमें ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल याद रखना है कि इंसुलेटर में कंडक्टेंस नहीं हो सकता, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं ना। फिर यहाँ पर सेमी कंडक्टर में कि अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर का जो उदाहरण है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है ना। ये सेमी कंडक्टर के मेन एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ताप बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की, है ना। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगी। ये देखिए रजिस्टिविटी कम होगी, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, तो प्रतिरोधकता कम होती है। ये चीज सभी को ध्यान में रखना है ना। ये आप लोग हाईलाइट मार्कर से या पेन अपनी बुक में कहीं पर भी लिखो, है ना। रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, ठीक है। ऐसा वाइस वर्सा, उल्टा ऐसा ही है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या होता है
इनकी जो रजिस्टिविटी है ना, सेमीकंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है, मैंने आपको जैसे बता ही दिया है 10⁻⁻² से 10⁵ ये भी आपको आपके एग्जाम में जब भी आता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको मेंशन करना है कि रजिस्टिविटी किस रेंज में होती है इनकी, है ना। ये चीज बिल्कुल भूलना नहीं है किसी को भी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जब 0 डिग्री से -273 डिग्री के सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो ये जो है इंसुलेटर की भांति काम करने लगते हैं। ये चीज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप अपने इस पर लिखो कि 0 डिग्री से -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों मटेरियल ऐसे हैं जो इंसुलेटर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर ये जो टेम्परेचर इंक्रीज पे डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी हो जाती है, हाँ, तो सेमी कंडक्टर अगर कंडक्टर रहेगा तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? देखो सिंपल ध्यान रखना, मैं वही आपको बताया। देखो अलग एक्चुअली कंडक्टर से इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर कंडक्टिविटी में असर पड़ता है, लेकिन जो मोटा मोटा मेथड है ना, मोटा मोटा आपको कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मोटा मोटा मेथड ये है कि जैसे रजिस्टिविटी, ठीक है, अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। पहली चीज तो ये मोटा पॉइंट है। दूसरा मोटा पॉइंट पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है कि सेमीकंडक्टर के केस में, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घटेगी सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घटेगी, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये जो आप ये रेंज देख रहे हो ना, ये रेंज पे ही टोटल सब कुछ है ना। तो सिंपल से ये लाइन, हाँ ये लाइन आपको याद रखनी पहला सेमीकंडक्टर के लिए कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजिंग द रजिस्टिविटी, ये सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। वैसे आपका इंसुलेटर के लिए क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीजिंग रजिस्टिविटी, ये इंसुलेटर के लिए है, ठीक है। ये ड्रॉ मत करो भाई, ड्रॉ क्यों कर रहे हो। उसके बाद आपका जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर में इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टर के लिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग रजिस्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए ताप बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घटेगी, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार पूछ सकता है दोबारा। एक बार बताइए सर जी। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों के केस में क्या होता है कि जब आप ताप बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी ताप बढ़ाने पे। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घटती है, घट जाएगी रजिस्टिविटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सेमी कंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी घटेगी ताप बढ़ाने पर, और इंसुलेटर और कंडक्टर के केस में क्या होगा, रजिस्टिविटी ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं बोर का एटॉमिक मॉडल। ये पढ़ा है सब लोगों ने? पढ़ा है क्या किसी ने? अगर कोई पढ़ा हो तो बताए ना, तो मैं बताता हूँ। ओके, ठीक है। बोर का एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। ये बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, ये सेमीकंडक्टर थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी एक्चुअल में दी थी बोर ने। बोर एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले बताया था। इस थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की, ये आपका न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बना होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, है ना। प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये आपका नाभिक बना होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही गति करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। पहला चीज, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ऑर्बिट होते हैं, ये जो आपके ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चक्कर लगा रहे हैं, जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाओं का एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है। कक्षा जैसे आपका सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो सूर्य को आप मानो नाभिक और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह को मानो आप लोग इलेक्ट्रॉन। तो ग्रह जैसे हर एक निश्चित कक्षा में ही ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। और ये जो एनर्जी लेवल है, ये सभी इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है ना। समझ गए ये चीज? तीसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं, है ना, कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस इज वेरी लो टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेवल। इसका मतलब ये है कि नाभिक के पास की जो कक्षाएं हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक्चुअली बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, और एक्चुअल में बाहर उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है? सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये नाभिक भी इलेक्ट्रॉन्स पर एक आकर्षण फोर्स लगा के रखता है। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, उसमें आकर्षण फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा और उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं दूसरी कक्षा में, ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे अनंत कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में आप जो जैसे जैसे वो नाभिक से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे ये आकर्षण फोर्स है, ये फोर्स कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे फोर्स कम होता चला जाएगा तो क्या होगा? उनको इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स बाद में बन जाते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आप लोग लास्ट में पूछ लीजिएगा। पहले ये पीपीटी में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट करके रखिए केवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो ये अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल पे रहेंगे, और ये जो एनर्जी लेवल होगा, इनका जो एक्चुअल एनर्जी लेवल है, वो कहलाता है लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नाभिक है यहाँ पर, ये पहली कक्षा हो गई N1 जिसे बोला, ये दूसरी कक्षा हो गई N2, और ये तीसरी कक्षा हो गई N3। तो इस सिचुएशन में इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये जो कक्षा है, ये इस इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल कक्षा है। जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है, तो इस समय आप न्यूट्रल हो, है ना, आपको कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाओगे, तो वहां पर आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करोगे, पढ़ाई करोगे, खेलोगे, कुछ तो करोगे। तो वो जो आपकी कक्षा कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी एक्साइटेशन स्टेट, है ना, उत्प्रेरक अवस्था, है ना। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी सोर्स से कोई एनर्जी दी जाती है ना, जैसे आपने हीट किया, है ना, हीट करते हैं, जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं, मेटल गर्म करते हैं, तो वो भी एक तरीके की एनर्जी है। तो उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, और क्या करते हैं? अपनी इस स्टेट को, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में चले जाते हैं। और जब दूसरे के घर में जब जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस जाने का, ये कहलाता है एक्साइटेशन स्टेट, उत्प्रेरक अवस्था, है ना। तो ये वहां पर गए, दूसरे घर में चले गए। जैसे आप दूसरे घर में चले गए, वैसा तो नहीं है कि आप दूसरे घर पे जाके वहीं पर रुक जाते हो, आप दोबारा अपने घर पे वापस भी आते हो, है ना। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे या एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी कक्षा में वापस आने लगते हैं। तो इस केस में, ये दोनों केस है, जाने में और आने में, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, उसको वो एमिट भी करते हैं, तभी तो उनकी एनर्जी कम होगी और घर वापस आएंगे।
ठीक है। तो वो जो एनर्जी इमिट करते हैं वो एनर्जी हो सकती है आपकी लाइट के रूप में, ठीक है, या आपकी हीट के रूप में, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप फटाफट पेपर पे लिख लीजिए, पीपीटी के एंड होने के बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, है ना। अच्छा, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो कई जगहों पर बहुत ही लिमिटेड है। जैसे बोर का एटॉमिक मॉडल है वो सिंपल एटम के लिए एप्लीकेबल है ना, जैसे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या है, केवल एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन अलग अलग जैसे H2O, जैसे आपका 2-3 एलिमेंट मिल जाए, है ना, तो उन 2-3 एलिमेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ये उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थी, बाद में फिर उसको सही किया गया, 2-3 और थ्योरी आई, फिर उसके बाद फिर उसके बारे में बताया गया, है ना। तो बोर के बारे में केवल आपके सिलेबस में इतना ही है जिसको मैंने आपको बताया है। ये फिगर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी बोर का एटॉमिक मॉडल आता है तो पिछला वाला फिगर जो मैंने आपको बताया है और ये जो फिगर ये बताया है, ये दोनों फिगर आपको बनाने हैं और इन्हीं फिगर से ही आपको बोर एटॉमिक मॉडल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे बोर का ही है। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाया गया है हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के अलग अलग एनर्जी लेवल को दिखाया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड फिगर में, आप लोग देखो, इस फिगर को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ, ओके। इसमें आप देखेंगे सेम वही पुराना पिछला वाला फिगर है। इसमें आपका ये नाभिक है हाइड्रोजन का, ये पहला कक्षा है N1, ये दूसरी कक्षा है आपकी N2, फिर तीसरी N3, फिर चौथी N4 है। तो पहली कक्षा में जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस कितनी है, आप देखेंगे कितनी ज्यादा है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वहीं दूसरी कक्षा के लिए 3 है, तीसरी कक्षा के लिए 1.5 है, चौथी के लिए 0.85 है। तो इससे क्या पता लगता है कि आपको पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। वो आपकी चौथी कक्षा से ज्यादा ना भाई, चौथी कक्षा में कितनी लग रही है, 0.85 लग रही है ना, लेकिन पहली कक्षा में आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, है ना, तो नहीं निकलेगा वो। बट यहाँ पे जो चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 0.85 एनर्जी पर ही बाहर निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो कहलाएगा वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फिगर आपको समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है यहाँ पे। किसी को अगर ना समझ में आया तो आगे सर। ओके। सिराज, आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक सर है। ये लास्ट स्लाइड थी। ये लास्ट स्लाइड है, अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। सभी और हैं सेमीकंडक्टर? नहीं, अभी सेमीकंडक्टर अभी कंटिन्यूअस क्लास चलेगी। सर ये सिलेबस में पीएन जंक्शन वंक्शन है तो वो भी बता दीजिए। हाँ हाँ बेटा, वो बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अभी क्या है कि आपका 40 मिनट ही आप मुझे मिले हुए हैं, तो आपको चीजें समझ में आए इसके हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। अभी आप हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको एनर्जी बैंड के बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी बैंड के बाद आएगा आपका जंक्शन, तो जंक्शन को भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, सब खत्म होगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या है, ओके, सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, तो उस एनर्जी लेवल पर वो कितने सेकंड तक रह सकता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक। ये भी आप लोग लिख के रखो, ये भी बोर का एटॉमिक मॉडल आता है तो उसमें ये चीज आपको लिखना है, ठीक है। 10⁻⁻8 सेकंड तक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे के घर पे रह सकता है, दूसरी कक्षा पे रह सकता है, ठीक है। और दोबारा अपनी कक्षा में फिर से रिटर्न आएगा 10⁻⁻1 सेकंड के बाद, है ना, जो उसकी एक्चुअल घर था, एक्चुअल कंडीशन थी, है ना, एक्चुअल आपका ये था। उस केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी रेडिएशन के रूप में वो बाहर निकालता है, छोड़ता है ना, जो अलग अलग वेवलेंथ की होती है ना।
तो उससे बनता है आपका एनर्जी बैंड, है ना। अब हम लोग एनर्जी बैंड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी बैंड के बारे में ये इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास में एनर्जी बैंड के बारे में और भी डिस्कशन होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर पहला प्रथम एनर्जी बैंड है, सेकंड एनर्जी बैंड है, थर्ड आपका बैलेंस बैंड है, फोर्थ आपका कंडक्शन बैंड है। तो जो पहला एनर्जी बैंड है वो इस फिगर का फर्स्ट एनर्जी लेवल है, n बराबर 1, ये है प्रथम एनर्जी बैंड कौन सा, n बराबर 1। सेकंड एनर्जी बैंड कौन सा, n बराबर 2। और जो थर्ड एनर्जी बैंड है वो कौन सा आपका, n बराबर 3, ये है आपका बैलेंस बैंड, ठीक है। और फोर्थ एनर्जी बैंड है वो n बराबर 4 बैंड है, ये है आपका कंडक्शन बैंड, है ना। तो ये जो कंडक्शन बैंड है यही एक्चुअल में आपका हाइड्रोजन के लिए सबसे आउटर बैंड है, जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। और इनके बीच में आप ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ Eg जो दिख रहा है, यह है आपका एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, है ना। तो आपका जो भी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर होता है वो इसी जोन के बीच में ही रहता है ना। ये जो आपका जो फॉरबिडन गैप है, ये फॉरबिडन गैप, ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बेटा ड्रॉ मत करो, कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा, है ना। ड्रॉ करते हो तो उतना टाइम फिर वेस्ट होता है ना। ओके, इसके बारे में आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड जो हम लोग करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास जो करेंगे कल, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका फॉरबिडन गैप है, जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जितना ज़्यादा कम होता जाएगा कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके लिए क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है, ये वाला एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होता है। इसको मैं आपको ड्रा करके भी समझा देता हूँ एक बार, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें एक मिनट, ओके चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है, ये आपका कौन सा कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है पहला, ठीक है। कंडक्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड है और उसके नीचे जो बैलेंस बैंड है ना, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं लगभग, ऐसे ये होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कंडक्टर्स के लिए स्ट्रक्चर है ना, ये किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए स्ट्रक्चर है ना। ओके ये होता है आपका कंडक्टर का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है कि क्या, आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है कि आपका जो ये एनर्जी बैंड है, पहला वाला कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है ना, ये गैप आपका, ये वाला गैप, ये जो गैप होता है ये सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए जो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी देने पर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, है ना। आपकी जो सेमी कंडक्टर की थ्योरी है वो पूरी थ्योरी इस कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की थ्योरी पर ही डिपेंड है ना। इसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सेमी कंडक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर वही होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपको बढ़ाया जाता है वैसे बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एक्साइट होते हैं, वो एनर्जी लेते हैं और दूसरे के घर में चले जाते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के घर पे जाते हो और दूसरा घर कौन सा, कंडक्शन बैंड, तो यहाँ पर वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ना, यहाँ पे बन जाता है होल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो जंक्शन आपका बनता है ना पीएन जंक्शन, वो पीएन जंक्शन इसी की वजह से बनता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में मूव करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, है ना। उस केस में जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव होता है, रेशियो बढ़ता है, तो आपकी कंडक्टिविटी आ जाती है ना, ठीक है। इंसुलेटर के केस में ये बैंड बहुत बड़ा होता है, इसके लिए इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, उसमें ये जो कंडक्शन बैंड है और
उसके नीचे जो बैलेंस बैंड है इसके बीच में गैप होता है, थोड़ा सा होता है, बहुत माइनर सा, जिसकी वजह से ही सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनके बीच में जो गैप कम होता है इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होंगे, कुचालक होंगे, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही इसका जो इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये मूव कर जाएगा। तो मूव करने की वजह से क्या होगा, आपका जो बैलेंस बैंड है, ये जो बैंड है ये वाला, इस बैंड में आपका पॉजिटिव पोल बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव बनता है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है यहाँ पर। किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अंकिता, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? अंकिता, आपका क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके, और कंचन आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा। नहीं सर, नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है जब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब या तो सब कुछ समझ में आ गया है या कुछ भी समझ में नहीं आया है। सर आ गया है। विष्णु, आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नो सर। ओके, देखो इसमें क्या है, ये जो थ्योरी है आपकी, इस थ्योरी को दोबारा नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं डिस्कस करूंगा, है ना। तो आज आपको ये काम करना है, मैं थ्योरी आपको भेजूंगा, इस थ्योरी को आपको पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपको नोट करके रखना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन कर सको। सभी के लिए है ये, ठीक है, ये आपका काम है। और ये जो नीचे जो फिगर मैंने आपको बताए हैं, इस फिगर को आपको अच्छे से ड्रॉ करके और बोर की थ्योरी लिख के मैसेज करना है ग्रुप में, ठीक है। यस सर। ओके ओके सर। हाँ, तो अभी और इसके अलावा अगर आपको इंसुलेटर है या कंडक्टर है या किसी के बारे में अगर किसी को कुछ भी जानना है तो पूछ सकता है, जब तक ये टाइमिंग ओवर नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, पूछिए आप। ओके, ठीक है।